रिश्ते अक्सर तब नहीं पहचाने जाते जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। गोपाल और रमा अपनी छोटी सी गृहस्थी को संघर्षों की धूप में सिंच रहे थे। वहीं शांति जी अपनी ममता की छांव उन लोगों पर डाल रही थीं, जिन्हें शायद इसकी कद्र ही नहीं थी। यह कहानी है उस त्याग की, जो सोने की चूड़ियों के बिकने से शुरू होकर एक माँ की आंखों के भ्रम टूटने पर खत्म होती है। ऑटो रुका और शांति जी और गोपाल नीचे उतरे। ऑटो वाले को पैसे देकर गोपाल ने अपनी जेब से चाबी निकाली और घर का ताला खोलने लगा। शांति जी हर महीने पति की पेंशन के पैसे लेने शहर आती है। वह पास ही के एक गांव में रहती है, जो यहां से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। अपनी मां को पेंशन ऑफिस ले जाना और वापस लाना गोपाल का नियम बन चुका था। गोपाल ने प्यार से अपनी मां से कहा, मां, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह की बस से चली जाना। शांति जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, उमा बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। शांति जी के 2 बच्चे हैं, बेटा गोपाल और बेटी उमा। जब उसके पति जीवित थे, तब उन्होंने गांव के ही एक संपन्न किसान से उमा का विवाह कराया था। उनकी 4 एकड़ जमीन पर अब दामाद ही खेती करता है और शांति जी गांव के उसी पुराने घर में रहती है। पास ही में रहने वाले अपनी बेटी, दामाद और नाती का ख्याल रखते हुए वह केवल महीने में एक बार पति की पेंशन लेने शहर में अपने बेटे के पास आती है। खेती में लगातार हो रहे नुकसान के कारण शांति जी को इन पेंशन के पैसों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार रहता है। जब मां ने रुकने से मना किया तो गोपाल का मन थोड़ा दुख हो गया। उसने बिना कुछ कहे हाथ पैर धोए और चाय बनाकर अपनी मां को दी। गोपाल शहर में एक छोटी सी नौकरी करता है। उसकी पत्नी रमा और एक बेटा है। खर्चों के लिए गोपाल का वेतन पर्याप्त नहीं था, इसलिए रमा भी उसी स्कूल में शिक्षिका बन गई जहां उनका बेटा पढ़ता है। चाय पीने के बाद जब वे दोबारा घर को ताला लगा रहे थे, तभी रमा और उसका बेटा स्कूल से लौटे। दोनों ही काफी थके हुए लग रहे थे। रमा ने अपनी सास को देखकर एक मंद मुस्कान दी। कुशल क्षेम पूछने के बाद गोपाल और शांति जी बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। बस स्टैंड पर एक दुकान से शांति जी ने अपने नाती के लिए बिस्कुट और चॉकलेट खरीदे और अपने झोले में रख लिए। यह देखकर गोपाल का मन कचोटने लगा। उसने मां के लिए टिकट ली, उन्हें बस में बिठाया और घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि रमा बच्चे को लिटाकर हवा कर रही थी। गोपाल ने पूछा, रमा, क्या हुआ? रमा ने उदास स्वर में कहा, इसे बुखार आ गया है। गोपाल ने कहा, तो पंखा चला लो। रमा ने उत्तर दिया, बिजली का बिल नहीं भरा था, इसलिए उन्होंने कनेक्शन काट दिया है। यह सुनकर गोपाल सन्न रह गया। खुद को संभालते हुए उसने कहा, ठीक है, बच्चे का मुंह धुलाओ, मैं उसे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। इधर करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद शांति जी अपने गांव पहुंची। वह धीरे से अपना झोला उठाकर रिक्शा से घर पहुंची। थोड़ी सी कॉफी पीकर उसने बिस्तर पर आराम किया। तभी उसकी बेटी उमा और नाती वहां आए। उमा ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा, मां, क्या तुम आ गईं? शांति जी ने उत्साह से कहा, हाँ बेटा, अभी आई हूं। उसने झोले से बिस्कुट और चॉकलेट निकालकर अपने नाती को दिए और रसोई में जाकर उमा के लिए भी कॉफी बनाई। उमा ने कहा, मां, मैं कुछ सब्जियां लाई हूं, और टोकरी वहां रख दी। शांति जी ने खुशी से कहा, रुको बेटा, मैं तुम्हारी पसंद की बैंगन की सब्जी बनाती हूं। तुम घर जाकर फिर से क्या बनाओगी? उमा टीवी देखने लगी और शांति जी ने खाना बनाकर बॉक्स में पैक करके बेटी को दे दिया। तभी उमा ने उत्साह से बताया, मां, परसों हम तीनों उत्तर भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। शांति जी ने उत्सुकता से पूछा, वह कैसे? उमा ने कहा, गांव से एक बस जा रही है, उनके सभी दोस्त जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। शांति जी ने कहा, रूठ जाओ बेटा, खेती का जो भी काम होगा मैं देख लूंगी। उमा ने प्यार से कहा, तुम्हारे रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अगली सुबह से ही शांति जी ने भागदौड़ शुरू कर दी। यात्रा पर जाने वाली अपनी बेटी, दामाद और नाती के लिए उसने तरह तरह के पकवान बनाए
और उन्हें 3 डिब्बों में पैक किया। यह सब करते करते शाम हो गई और तब शांति जी को एहसास हुआ कि उसने दिन भर से खाना भी नहीं खाया है। थोड़ा सा चावल पकाकर वह बिस्तर पर लेट गई। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और आंखें भारी हो रही थीं। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसका सिर चकरा रहा है, शरीर कांप रहा था और तेज बुखार था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। सुबह होने पर उसने पड़ोस के लड़के के हाथ उमा को बुलावा भेजा। उमा कुछ देर बाद आई और चिल्लाने लगी, अरे माँ, यह सब करने के लिए किसने कहा था? देखो अब तुम्हारी हालत क्या हो गई है। उसने गांव के वैद्य आचार्य जी को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देखकर दवा दी। उमा ने कहा, माँ तुम लेटो, मैं अभी आती हूँ। शांति जी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम को उमा अपने बेटे के साथ फिर आई और पूछा, माँ, क्या आचार्य जी की दवा से आराम मिला? शांति जी ने ना में सिर हिलाया। उमा ने कहा, ठीक हो जाएगा माँ, घबराओ मत। मैं ये डिब्बे ले जा रही हूँ, कल सुबह हमारी बस है। मैंने आचार्य जी से कह दिया है कि वे आकर तुम्हें देख लें। हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे। इतना कहकर वह अपने बेटे के साथ चली गई। शांति जी कुछ बोल न सकी। वह बिस्तर से उठी तो उसे उल्टियां होने लगीं। उसने धीरे से खुद को साफ किया, कपड़े बदले और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी पड़ोस की पार्वती अम्मा अंदर आईं और शांति जी के माथे पर हाथ रखकर बोलीं, अरे बहन, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। गांव की दवा से काम नहीं चलेगा, चलो शहर के डॉक्टर को दिखाते हैं। शांति जी चुप रही। जब पार्वती उमा को बुलाने लगी तो शांति जी ने बताया कि वह यात्रा पर चली गई है। पार्वती ने तुरंत अपना फोन निकाला और गोपाल को फोन कर सारी बात बता दी। शांति जी गहरी नींद में सो गई। खबर सुनते ही गोपाल घबरा गया। तभी रमा स्कूल से लौटी और अपने पति का चेहरा देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ? गोपाल ने बताया कि मां को तेज बुखार है। रमा तुरंत बोली, तो आप सोच क्या रहे हैं? जाइए और मां को लेकर आइए। उसने अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर गोपाल को दिए। गोपाल ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? रमा ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसका एडवांस मिला है। आप जाइए और मां को कार में लेकर आइए। गांव पहुंचकर गोपाल अपनी मां को लेकर शहर आया। घर पहुंचते ही रमा ने अपनी सास को संभाला और बिस्तर पर लिटाया। बुखार बहुत तेज था, इसलिए वे तुरंत ऑटो से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने शांति जी की स्थिति देखकर उन्हें भर्ती करने की सलाह दी। गोपाल डर गया, सिर्फ बुखार के लिए भर्ती क्यों, डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, मरीज बहुत कमजोर है, पहले कुछ टेस्ट करने होंगे। रमा ने तुरंत रिसेप्शन पर पैसे जमा किए और मां को एडमिट करवा दिया। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। गोपाल सोच रहा था कि रमा के पास इतने पैसे कहां से आए। शांति जी सो रही थी तो वह भी वहीं कुर्सी पर झपकी लेने लगा। रात 9 बजे रमा खाना लेकर आई। रिपोर्ट्स में पता चला कि शांति जी को टाइफाइड है। डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन में वह ठीक हो जाएंगी। 1 हफ्ते के इलाज के बाद शांति जी स्वस्थ हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिलते समय रमा ने सारे बिल चुकाए। घर आने पर रमा ने अपनी सास का बहुत ख्याल रखा। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया। शांति जी ने तृप्ति के साथ खाना खाया और रमा की दी हुई दवाइयां लीं। जब शांति जी सोने गई तो उसने सुना कि गोपाल रमा से पूछ रहा था, रमा, तुमने मां के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया? रमा ने शांति से कहा, मैंने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दीं और बाकी पैसे हमारे प्रिंसिपल साहब से एक्स्ट्रा क्लास लेने का वादा करके एडवांस में लिए हैं। अगले 3 महीने मुझे 2 घंटे ज्यादा काम करना होगा, बस इतनी सी तो बात है। आप इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो अपनी पहली सैलरी से मुझे नई चूड़ियां दिला दीजिएगा। गोपाल खामोश रहा। रमा ने आगे कहा, मां के लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप उदास मत होइए। यह सब बातें शांति जी ने सुन लीं। उसे समझ आ गया कि कौन उसका अपना है। 4 दिन बाद जब पहली तारीख आई तो शांति जी ने गोपाल से कहा,
बेटा, आज पेंशन लेने चलना है। वे पेंशन लेकर लौटे। शाम को शांति जी ने रमा को बुलाया और पेंशन के पैसों के साथ एक लिफाफा उसे थमा दिया। रमा ने पूछा, ये क्या है माँ? शांति जी ने कहा, बेटा, अब से हर महीने यह पेंशन के पैसे घर के खर्च के लिए होंगे। यह पैसा हम सबका है। और सुनो, मैंने तय किया है कि मैं गांव वाला घर पार्वती को बेच दूंगी। वह बहुत समय से मांग रही है। उन पैसों से मैं अपनी बहू के लिए गहने बनवाऊंगी। अब से शाम का खाना मैं बनाया करूंगी। तुम दिन भर काम करके थक जाती होगी। यह सुनकर रमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और गोपाल का मन भी हल्का हो गया। रमा ने भावुक होकर कहा, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुझसे भी ज्यादा? दोस्तों, इस कहानी के ऊपर आपके विचार कमेंट के रूप में बताइए। कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। फिर और एक अच्छी कहानी के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।